हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है कुंडली मिलान। तो कुंडली मिलान के लिए अ, इसके पहले हमने आपको मांगलिक दोष बताया है। तो पहले तो वो देखना है आपको, यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो फिर सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कुछ ऐसे सूत्र जो मांगलिक दोष को निरस्त करते हैं। तो अब देखना पीछे, और यदि निरस्त नहीं हो रहा, यदि मांगलिक दोष निरस्त हो गया, जैसे सिंह राशि में है या कुंभ राशि में है, तो मांगलिक दोष लगता ही नहीं है। इसके अलावा लग्न में यदि है तो लग्न के लिए मैंने बताया था कि उच्च या नीच राशि में स्थित है तो भी नहीं लगेगा, वो निरस्त हो जाएगा। द्वितीय भाव में बुध की राशि में स्थित हो, द्वादश भाव में शुक्र की राशि में स्थित हो, सप्तम भाव में उच्च राशि में स्थित हो, अष्टम भाव में गुरु की राशि में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। यदि और निरस्त हो गया तो फिर नॉन मांगलिक के साथ विवाह करवाया जा सकता है, बशर्ते कि वो तो केवल अभी एक फैक्टर की बात हो रही, मांगलिक दोष ये मिलान तो करना पड़ेगा ना, कुंडली का मिलान तो करना होगा। तो मांगलिक का जो विवाह है नॉन मांगलिक के साथ किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप जो मैंने बताया था कि यदि निरस्त नहीं हो रहा है तो दूसरे ग्रह मंगल के सामने, यदि एक की कुंडली में मंगल है लग्न में, तो दूसरे की कुंडली में मंगल की जगह शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनको लिया जा सकता है, बशर्ते कि उनका जो परसेंट है वो बैलेंस हो रहा हो, या तो बराबर हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, कम या ज्यादा भी है तो 25% तक कम या ज्यादा लिया जा सकता है मंगल की जगह दूसरे ग्रहों को। और यदि ऐसा मिल रहा है तो फिर मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से करवाया जा सकता है। तो पहले तो आपको मांगलिक देखना है, इसके बाद फिर कुंडली मिलान। कुंडली मिलान के 4 चरण होते हैं। पहला है लग्न मिलान। दूसरा है नक्षत्र मिलान। ये जो नक्षत्र मिलान है इसी को हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। और इसके बाद फिर आता है ग्रह मिलान और भाव मिलान। ग्रह मिलान के बारे में भी थोड़ी सी बातें मैंने बताई थी। चौथा है भाव मिलान। चार चरणों में हम कुंडली का मिलान करते हैं। तो लग्न मिलान का मतलब क्या है? दोनों की लग्न राशि, लग्न की जो राशि
वो समान हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। यदि दोनों की राशि समान है, एक की वृश्चिक लग्न है और दूसरे की भी वृश्चिक लग्न हो, तो ये एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, यदि लग्न समान हो। दूसरा है लग्न एक दूसरे की समसप्तक हो। समसप्तक का मतलब है कि यदि एक की लग्न मेष राशि है तो सातवें भाव में तुला राशि होगी। तो यदि एक की लग्न मेष राशि है तो दूसरे की लग्न या तो मेष ही हो, समान हो, या फिर समसप्तक हो, यानी सातवें भाव की राशि। दूसरे की जो लग्न है, लग्न की राशि, वो इसके सातवें भाव की राशि हो। यह भी बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है तत्व, राशि तत्व, है ना। राशि का तत्व देखना। राशियां मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5, 9। अग्नि के बाद पृथ्वी तत्व 2, 6, 10। फिर वायु तत्व 3, 7, 11। जल तत्व 4, 8, 12। इनका क्रम नहीं भूलना है। अग्नि के बाद पृथ्वी ही आएगा, पृथ्वी के बाद वायु ही आएगा और अंत में जल ही आएगा। और ये क्रम याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, राशि कहां से शुरू होती है? 1 नंबर राशि यानी मेष राशि, फिर 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि। तो पहली जो राशि है मेष, वो अग्नि की होगी। जो वृषभ राशि 2 अंक की राशि है, वो पृथ्वी तत्व की होगी। फिर 3 नंबर की जो राशि है वो वायु तत्व की होगी। जो 4 नंबर की राशि है वो जल तत्व की होगी। और यही क्रम दोबारा फिर शुरू होगा, तिबारा फिर शुरू होगा। 4 के बाद 5वें नंबर की राशि फिर अग्नि तत्व की राशि आ गई। तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो तत्व समान हो, राशि का तत्व समान हो, यानी कि एक की लग्न, ये मेष लग्न है, अग्नि तत्व की है, तो दूसरे की जो लग्न है वो भी अग्नि तत्व की होनी चाहिए। 5 या 9, 5 का मतलब सिंह राशि, 9 का मतलब धनु राशि। तो राशि का तत्व समान होना चाहिए। दूसरे की यदि लग्न जल तत्व की है तो फिर अगर एक की लग्न जल तत्व की राशि की है तो दूसरे की लग्न राशि भी जल तत्व की होनी चाहिए। 8 यानी वृश्चिक या मीन, तो बिल्कुल समान तत्व की राशि हो तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर ऐसा नहीं है तो
अग्नि तत्व के साथ वायु तत्व, यदि एक की लग्न अग्नि तत्व की है तो दूसरे की लग्न वायु तत्व की होनी चाहिए। यह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि को वायु सहयोग करती है, प्रज्वलित करती है, सहायता देती है। तो अग्नि के साथ वायु तत्व, लेकिन अग्नि के साथ जल तत्व की राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि को जल बुझा देता है। दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल, इसलिए अपोजिट तत्व की लग्न नहीं होनी चाहिए। और पृथ्वी तत्व की यदि एक लग्न है तो दूसरे की लग्न भी पृथ्वी तत्व की हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। एक की लग्न यदि वृषभ है तो दूसरे की लग्न कन्या अथवा मकर होनी चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरे की लग्न जल तत्व की होनी चाहिए। पृथ्वी जल जो है पृथ्वी में ही रह सकता है, वायु में नहीं रह सकता है, अग्नि में नहीं रह सकता है। तो पृथ्वी और जल ये दोनों एक दूसरे की पूरक लगने हैं। अग्नि का अग्नि के साथ या फिर वायु के साथ। लेकिन अगर वायु के साथ भी नहीं है, पृथ्वी के साथ हो रहा है, तो फिर यहां पर सहयोग की भावना नहीं हो, विरोध की भी भावना नहीं हो, लेकिन ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे। इसी तरह जल के साथ में पृथ्वी तत्व या तो जल हो या फिर पृथ्वी हो। तो हाँ, ये पृथ्वी, क्या वायु के साथ जल का मिलन हो सकता है? कोई संबंध ही नहीं है, न शत्रुता है न मित्रता है, न सहयोग करेगी न शत्रुता करेगी, न्यूट्रल होगा, ऐसा संबंध न्यूट्रल होगा। तो लग्न के बारे में आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और इसके पहले मैंने आपको ये जो लग्न समसप्तक है ये बताया है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है। मैंने कहा कि एक की जो लग्न राशि है उसकी जो सप्तम राशि है वो यदि दूसरे की लग्न राशि बन जाती है तो यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें दो ऐसी लग्नें हैं जो अपवाद हैं। वो कौन सी? 4 और 10। यदि किसी की लग्न कर्क है तो दूसरे की लग्न मकर नहीं होनी चाहिए, यहां पर ये अपवाद है। और कर्क की जगह आप सिंह को भी ले सकते हैं और यहां कुंभ आ जाएगी। तो एक की लग्न सिंह हो और उसके सप्तम में कुंभ राशि है, तो दूसरे की लग्न कुंभ हो, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि जो शुक्र सॉरी
सूर्य और चंद्रमा और इनके सप्तम में शनि आता है, या यदि शनि की लग्न है तो शनि के सप्तम में सूर्य या चंद्रमा की राशि आएगी। तो इनका मिलन ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ये घोर शत्रु हैं, राशियां हैं। तो इनको छोड़ करके शेष कोई भी राशि हो, जैसे यहां पर मान लीजिए कि मीन राशि है तो यहां कन्या राशि होगी, तो अगर ये कन्या राशि दूसरे की लग्न राशि बन जाती है तो भी श्रेष्ठ है। और कोई भी लग्न हो, शनि और सूर्य चंद्र को छोड़कर कोई भी लग्न हो, यदि उसके सप्तम भाव की राशि दूसरे की लग्न राशि बन जाती है तो यह श्रेष्ठ है। तो लग्न मिलान जो है आपको ऐसे देखना है कि एक तो वही लग्न हो जो पहले की, यदि नहीं है तो उसके सप्तम की जो राशि है वो दूसरे की लग्न राशि बन जाए तो भी श्रेष्ठ है। ऐसा भी नहीं है तो फिर तत्व में जाइए, तत्व को भी देखना है। अग्नि तत्व, एक की अग्नि तत्व है तो दूसरे की जल तत्व कदापि नहीं होनी चाहिए। और एक की पृथ्वी, अग्नि के साथ पृथ्वी तो न्यूट्रल है, अग्नि के साथ वायु बहुत अच्छा है, जल के साथ पृथ्वी बहुत अच्छा है, जल के साथ वायु न्यूट्रल होगा। तो तत्व के बारे में भी आपको देखना है। तो ये हो गया लग्न मिलान। अब सेकंड स्टेप क्या है उसमें चलते हैं। सेकंड में हम नहीं चलते हैं, सेकंड का थोड़ी सी बातें। नक्षत्र मिलान, जिसे हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। 8 गुण होते हैं, 8 गुणों में वर्ण वश्य तारा योनि। वर्ण को 1 अंक दिया गया है, वश्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, और इसके बाद में आ जाता है मैत्री, ग्रह मैत्री, है ना, ग्रह मैत्री। इसे 5 अंक दिए गए हैं। गण को 6 अंक दिए गए हैं, और इसके बाद भकूट, भकूट को 7 अंक दिए गए हैं, नाड़ी को 8 अंक दिए गए। ये जो अष्टकूट मिलान है, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अष्टकूट मिलान का महत्व 25% है, लेकिन है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसमें देखिए, वर्ण वश्य तारा योनि, ये जो 4 हैं शुरुआत के, इनका कोई बहुत ज्यादा देखिए महत्व नहीं होता है। फिर शेष जो 4 हैं इनका महत्व होता है, और इनका कितना महत्व है वो इनको मिले हुए अंकों से विदित होता है। सबसे ज्यादा अंक मिला है नाड़ी को, तो नाड़ी को का सबसे ज्यादा महत्व है। सबसे कम मिला है वर्ण को, तो वर्ण का महत्व सबसे कम है। तो इनके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोई अर्थ नहीं है। जैसे वर्ण है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह, है ना, तो उनका कोई अर्थ नहीं है वहां ज्यादा मैं उसमें जाने की।
जो ये तो 25% है, हम देखेंगे जरूर, लेकिन 75% महत्व कुंडली मिलान का है। और कुंडली मिलान में से अभी पहला स्टेप मैंने आपको बताया, लग्न मिलान। इसके बाद इसमें जो 4 स्टेप हैं, उनमें से ये सेकंड स्टेप है। से 3 अभी और भी हैं इनके अलावा। कुंडली मिलान में सबसे पहले आपको एक दूसरे की आयु देखना है, कहीं कोई दो में से कोई एक अल्पायु तो नहीं है। दूसरा, उनका संतान भाव जरूर देखना है, संतान है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की कुंडली में संतान का योग ना हो। इसके बाद उनका कैरियर देखना है। ऐसा ना हो कि शादी के बाद जो पति है, अधिकांश तौर पर पति ही घर चलाते हैं, तो जो पति है उसका बुरा समय आने वाला हो और नौकरी व्यापार बंद हो जाए उसका, तो कैरियर भी देखना है। इसके अलावा कोई गंभीर रोग तो नहीं है किसी को, यह भी आपका ही फर्ज है देखना। अन्यथा फिर कुंडली मिलान का अर्थ क्या है? फिर तो वो पंडित जी लोग हैं हमारे मंदिर के पुजारी, वो अपने मोबाइल में गुण मिलान करके कह देते हैं 36 में से 18 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, अच्छा है शादी कर दीजिए। फिर ज्योतिषी का अर्थ क्या निकला? तो इसलिए आयु, स्वास्थ्य, संतान, कैरियर, ये देखना है। इसके अलावा कोई बड़े एक्सीडेंट का योग तो नहीं है, जेल योग तो नहीं है। ये चीजें देखना भी हमारा ही धर्म है, तभी तो हम उन्हें सही राय दे सकेंगे। इसके बाद फिर मांगलिक दोष को देखना है। मांगलिक दोष के बाद फिर कुंडली मिलान करना है। तो सबसे पहले आप जो सेकंड नंबर का है नक्षत्र मिलान, यानी कि अष्टकूट मिलान, इसको सबसे पहले देख लीजिए। अष्टकूट मिलान में लोग कहते हैं कि 18 से अगर ज्यादा मिल रहे हैं, 36 गुण होते हैं, यहाँ से जोड़ सकते हैं आप। 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35, 1, 36, 36 गुण हुए। 36 में से आधे मिल रहे हैं तो पंडित जी कह देते हैं भाई शादी कर दो, ठीक है। और मेरा कहना यह है कि अगर 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन लग्न मिलान, ग्रह मिलान, भाव मिलान ये अच्छा नहीं है, तो शादी नहीं करनी चाहिए। और यदि किसी की कुंडली में 5 गुण मिल रहे हैं 36 में से, लेकिन ये सभी बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं, तो आप शादी कर दीजिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ नारी का महत्व सबसे ज्यादा दिया गया है। मेरी नजर में जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मैं मैत्री को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। ग्रह मैत्री, ये स्वभाव एक दूसरे का स्वभाव है, कहीं स्वभाव अपोजिट तो नहीं है, उनके विचार बिल्कुल अपोजिट तो नहीं है। मानसिक स्थिति, विचार मन में ही होते हैं। तो अगर विचार उनके अलग है, स्वभाव अलग है, तो फिर गाड़ी को चलाने में संघर्ष करना होगा। तो इसलिए मैत्री का बहुत ज्यादा महत्व है। गण, गण 3 होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण। राक्षस तामसिक स्वभाव, मोटे तौर पर बता रहा हूं,
बहुत गहराई में जाएंगे तो वो बड़ा दर्शन शास्त्र पूरा उठ के आ जाएगा, इसका कोई अर्थ तो है नहीं। तो जो राक्षस गण है वो उनका स्वभाव क्रूर एवं तामसिक होता है। मनुष्य गण बीच में आते हैं, ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और तालमेल बैठाने में भी ये अच्छे होते हैं। देवगण ये बहुत ही सात्विक प्रकृति के होते हैं और तालमेल बैठाने में ना तो देवगण अच्छे होते हैं ना राक्षस गण अच्छे होते हैं, क्योंकि देवगण में सात्विकता बहुत ज्यादा होती है और राक्षस गण में तामसिकता बहुत ज्यादा होती है। देवगण बहुत ही विनम्र होते हैं, राक्षस गण क्रूर होते हैं और मनुष्य बीच का है। तो देवगण की शादी राक्षस गण से नहीं की जानी चाहिए। देवगण की शादी देवगण से, राक्षस गण की शादी राक्षस गण से, ये श्रेष्ठ स्थिति है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर मनुष्य से की जा सकती है, दोनों की, देवगण की भी मनुष्य गण से और राक्षस गण की भी मनुष्य गण से। भकूट, भकूट ये चंद्रमा पर आधारित है, एक दूसरे का चंद्रमा। इनको, इनका जो संबंध है चंद्रमा का, द्विद्वादश, षडाष्टक और नवम पंचम, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। द्विद्वादश का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी ये मीन लग्न है और यहां पर वृषभ राशि है, चंद्रमा बैठा है। अब इनका जो चंद्रमा है, हम मान लेते हैं कि ये वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा यहां बैठा है, तो आप गिनिए, यहां से गिनेंगे, इन इस कुंडली में वृश्चिक राशि यहां पर आएगी। तो इनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में, इनका चंद्रमा यहां है, तो अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें में आ रही, 1 और 7 का संबंध है, ये संबंध अच्छा है। अब यदि यहां पर चंद्रमा हो या फिर यहां पर चंद्रमा हो, चलिए यहां पर चंद्रमा, तो अब चंद्रमा यहां आ गया, इनका चंद्रमा यहां, मैं ना लिखूं तो अच्छा कंफ्यूज हो जाएंगे। इनका चंद्रमा धनु में है और इनका वृषभ में है, तो यहां से गिनेंगे तो 7 यहां तक गिना था, अब ये 8, तो यानी षडाष्टक का संबंध बन गया, क्योंकि इसमें वृषभ राशि जो है यहां आएगी, तो ये यहां से छठा भाव हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो अब इन दोनों का चंद्रमा षडाष्टक की स्थिति में है। तो षडाष्टक की स्थिति सबसे बुरी होती है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद में द्विद्वादश की स्थिति बुरी होती है, इसके बाद पंचम नवम की स्थिति अच्छी होती है, किंतु भकूट के मामले में ये बुरी होती है, ऐसे दूसरे मामलों में अच्छी होती है। पंचम नवम त्रिकोण का संबंध है, यहां पर संतान के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में अच्छी नहीं है पंचम नवम का संबंध, क्योंकि पंचम भाव संतान का है
और बुद्धि, विवेक, भावनाओं, संवेदनाओं का है। तो ये संबंध दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों, एक अड़ियल है तो दूसरा भी अड़ियल होगा। तो इसलिए भकूट में पंचम नवम को भी अच्छा नहीं माना गया है। और संतान में भी विलंब, देरी, समस्या हो सकती है। तो 6-8 का संबंध सबसे बुरा है, फिर द्विद्वादश का संबंध बुरा है, और भकूट के मामले में फिर 5-9 का संबंध भी बुरा है। इसके अलावा कम सप्तक यानी एक दूसरे से सातवें, 1 और 7, ये संबंध ठीक है। सबसे अच्छा संबंध होता है चतुर्थ दशम का। उसके बाद 1-7 आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा संबंध 1-7 का, दूसरा चतुर्थ दशम, तीसरा तृतीय एकादश, ये संबंध अच्छे माने जाते हैं भकूट के मामले में। और फिर नाड़ी, नाड़ी का संबंध जो है वो वास्तव में संतान से है। नाड़ी हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ज्योतिष है, वहां पर आप सभी जानते होंगे कि हिंदुओं में ये देखा जाता है कि दोनों का गोत्र समान नहीं होना चाहिए। समान गोत्र में शादी नहीं होती है। हमारे हिंदुओं में, सनातन संस्कृति में समान गोत्र में शादी नहीं होती है। ये कहा जाता है कि समान गोत्र वाले भाई बहन होते हैं, उनमें एक जैसे गुण पाए जाएंगे, इसलिए समान गोत्र में शादी नहीं होती। अब वैज्ञानिक रूप से अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि यदि नाड़ी एक है तो नाड़ी, अब नाड़ी का मतलब आप समझते हैं, नाड़ियां 3 होती हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ, और जितने भी रोग होते हैं इन्हीं 3 नाड़ियों से संबंधित होते हैं। तो अगर दोनों की नाड़ी एक है तो जो रोग एक को होंगे वही रोग दूसरे को, और संतान को फिर वही मिलेगा। तो आपकी संतान शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों के मामले में बुरी हो सकती है। इसलिए नाड़ी का विशेष महत्व है। अब यदि नाड़ी के लिए फिर बहुत सारी बातें हैं कि अगर सेम नाड़ी है तो यदि नक्षत्र एक ही है तो चल जाएगा, या पद अलग अलग हैं तो भी चल जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि आप उनको सलाह दीजिए कि दोनों अब अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लें। सेम ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि नाड़ी यहां कुंडली मिलान के समय नाड़ी दोनों की सेम है तो ब्लड ग्रुप चेक करवा लें। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, अन्यथा संतान को शारीरिक या मानसिक समस्या जरूर होगी। इसलिए नाड़ी का इतना महत्व है। तो बस इतना देख लेना है आपको। आप मैत्री पर ध्यान दे दीजिए और नाड़ी पर ध्यान दे दीजिए। अब आजकल देखिए लव मैरिज बहुत होती है, तो अब गण कोई राक्षस गण का है, कोई देव गण का है। अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए आप इनकार तो नहीं कर देंगे एक चीज से। तो देखना इन चारों को, वैसे तो 8 को देखिए आप, मैं मना नहीं करूंगा, इन चारों को विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसमें भी मैत्री और नाड़ी को जरूर देखना है।
और अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है, इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। नाड़ी के लिए आप ब्लड चेक करवा लीजिए, ब्लड ग्रुप। और अगर ये नेफ्रीन नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है भाई, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे देखिए मिलान अच्छा है तो फिर आप हाँ बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका गुण मिलान, जिसे हम यहाँ नक्षत्र मिलान कहते हैं। अब इसके बाद ग्रह मिलान। ग्रह मिलान के बारे में जब मैं मांगलिक के बारे में बता रहा था तो पहले ही स्टेप में मैंने ये बताया था कि कुछ भ्रम की स्थितियां भी हैं। लोग कहते हैं कि यदि मंगल के साथ गुरु होगा या मंगल को गुरु देख लेगा तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और मैंने ये कहा था कि नहीं, उल्टा है, बढ़ जाता है। तो ग्रह मिलान में हमें यही देखना है। इसमें एक तो शुक्र तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी है, पत्नी का कारक भी है। तो शुक्र तो महत्वपूर्ण है ही। शुक्र प्लस चंद्रमा, यहां पर मैं ग्रह मिलान में कुछ विशेष ग्रह युति के बारे में बात कर रहा हूं। शुक्र के साथ चंद्रमा कहा, जिन भावों में मांगलिक दोष होता है। कहां कहां होता है? लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, ये 6 भाव में मांगलिक दोष होता है। क्योंकि विवाह के संदर्भ में ये 6 भाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं भाव की अब मैं बात करूंगा यहां पर, ग्रह युति के बारे में। ग्रह मिलान इसी को कहेंगे। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा इनमें से कहीं भी स्थित हो, खास करके जो मैंने आपको बताया था लग्न, द्वितीय द्वितीय कुटुंब भाव है ना, और सप्तम। शुक्र चंद्र की युति यदि लग्न, द्वितीय, सप्तम में है या फिर 6 में से किसी भी भाव में, तो आपको सावधान होना चाहिए। दूसरे की कुंडली में भी ये युति उसी भाव में होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा वैवाहिक जीवन में विघटन देता है। यदि खास करके लग्न, सप्तम इन भावों में हो तो निश्चित ही होता है। शेष अभी मैंने 6 भाव बताए, तो 6 भाव में इनका प्रभाव अगर है, ये बैठे हैं, तो ये अच्छा योग नहीं है। तो इसके लिए फिर दूसरे की कुंडली में भी यही योग उपस्थित होना चाहिए। सेम भाव में गुरुजी, या किसी भी मांगलिक भाव में? सेम भाव जी। है ना, सेम भाव। जैसे यहां पर सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा स्थित है, तो यहां भी
शुक्र और चंद्रमा स्थित होने चाहिए या उनकी परस्पर दृष्टि होनी चाहिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये दोनों सप्तम भाव और लग्न दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, यहां स्थित होकर और यहां दृष्टि से। यहां भी दोनों ग्रह लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो चाहे इस स्थिति में हो इस कुंडली में या फिर इस स्थिति में हो कुंडली में, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो शुक्र चंद्र के बारे में मैंने बताया। अब इसके अलावा इसमें मैं एक ग्रह और जोड़ देता हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, सूर्य। शुक्र चंद्र सूर्य ये विध्वंसक योग है, वैवाहिक जीवन के लिए विध्वंसक योग है। ये योग अगर है तो विवाह नहीं चलता है। अगर ये स्थिति है तो दूसरे की कुंडली में भी ये स्थिति होनी चाहिए, तो बैलेंस बराबर होगा, अन्यथा नहीं चलेगा ही नहीं। इसकी एक स्थिति और भी है जो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर चंद्रमा हो और यहां सूर्य हो, या सूर्य यहां हो चंद्रमा यहां, कहने का मतलब ये है कि शुक्र पाप कर्तरी में जैसे हुआ करता है ना, वैसे ही चंद्र और सूर्य के बीच में। चंद्रमा कहने के लिए सौम्य ग्रह है, लेकिन विवाह के मामले में चंद्र और शुक्र की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। दूसरे अन्य मामलों में शुक्र चंद्र की युति कोई खास बुरा फल नहीं देती है, लेकिन विवाह के मामले में ये बुरा फल देती है। तो अब अगर शुक्र सप्तम भाव में स्थित है और उसके अगल बगल सूर्य चंद्र स्थित है, या शुक्र लग्न में स्थित है उसके अगल बगल सूर्य चंद्र स्थित है, तो ये स्थिति भी बहुत बुरी स्थिति है। दूसरे की कुंडली में भी यही योग होना चाहिए। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र स्थित है और चंद्र सूर्य ऐसे हैं, तो यहां पर शुक्र सूर्य चंद्र एक भाव में भी हो जाएंगे तो चल जाएगा। ये स्थिति और ये स्थिति लगभग एक जैसी है, कोई खास अंतर नहीं। ये दोनों मिल करके सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। यहां भी वही स्थिति है, सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। बस इतना ही अंतर रखना है, और या फिर यहां पर सूर्य हो जाए और यहां चंद्रमा हो, इसका उल्टा तो भी चल जाएगा। तो शुक्र के बारे में ये अभी मैंने बताया आपको। अब हम शुक्र से एक और युति के बारे में समझते हैं। वो आप सभी जानते दीजिए, मंगल। शुक्र के साथ मंगल, ये भी आप सभी जानते हो। किसी कुंडली में यदि बच्चे की कुंडली है, बच्चों की शादी नहीं होती है, मैं यहाँ एक बार पहले भी बता चुका हूँ, शुक्र मंगल यदि किसी बच्चे की कुंडली में एक साथ
लग्न, सप्तम, पंचम, एकादश, द्वादश, अष्टम भाव में स्थित हों, तो ऐसे माता पिता को ये सलाह देनी चाहिए कि बच्चे को धार्मिक संस्कार जरूर दें। बचपन से ही पूजा पाठ में उसका मन लगाएं। गीता का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए, क्योंकि लग्न, सप्तम, पंचम, एकादश, द्वादश, अष्टम ये ऐसे भाव हैं, यहाँ पर शुक्र मंगल की युति काम भावना को विकृत कर देती है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ बुरा कर्म कर सकता है। और अब शुक्र मंगल की युति यदि कुंडली में है, तो उसी भाव में दूसरी कुंडली में भी शुक्र मंगल की युति होनी चाहिए, या फिर एक दूसरे से समसप्तक हो, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो चल जाएगा। अगर भाव वही होने चाहिए गुरु जी, जो हाँ, एक ही कुंडली में। बिल्कुल भाव वही होने चाहिए। अब इसके बाद, ये तो मैंने शुक्र के बारे में बताया। अब मंगल और चंद्रमा, इनकी युति भी वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करती है। कि यदि लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल और चंद्र की युति है, तो दूसरे कुंडली में भी ये युति होनी चाहिए, या तो एक साथ या एक दूसरे से समसप्तक। इसके अलावा गुरु लग्न, द्वितीय, सप्तम, अष्टम, द्वादश, चतुर्थ आदि में यदि स्थित होंगे एक साथ, तो मांगलिक दोष को ये बढ़ा देगा गुरु। और खतरनाक हो जाएगा मांगलिक दोष। या दोनों एक दूसरे से समसप्तक भी हों, तब भी यही स्थिति होगी। मैंने ये बताया था कि मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुरु की दृष्टि मंगल पर हो और गुरु बलवान हो, तब ये मंगल के दोष को कम करेगा, निरस्त नहीं करेगा, कम कर देगा। लेकिन अगर गुरु पीड़ित है, कमजोर है, वक्री है, तो फिर वो मंगल के दोष को कम नहीं कर पाएगा। तो मंगल और गुरु यदि साथ में स्थित हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक की कुंडली में यदि ये दोनों एक साथ स्थित है, मंगल यहां है और गुरु यहां है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो फिर दूसरे की कुंडली में मंगल और गुरु साथ में होने चाहिए, या एक यहां पर हो, दूसरा यहां पर हो। इसी तरह गुरु के बाद फिर आप शनि को ले लीजिए।
शनि की भी यही स्थिति है। मंगल और शनि यदि साथ में हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, अब मंगल और शनि एक दूसरे को कैसे देखते हैं? यहां पर मंगल स्थित है और शनि यहां स्थित हो, या तो शनि यहां स्थित हो, या यहां स्थित हो, या यहां स्थित हो, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। मंगल यहां से चौथी दृष्टि से देख रहा है, शनि यहां से 10वीं दृष्टि से देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फिर दूसरे की कुंडली में भी मंगल और शनि का संबंध बनना चाहिए। अब दूसरे की कुंडली में यहां पर अंतर कर सकते हैं थोड़ा सा। कैसे? मंगल सप्तम भाव में है, तो दूसरे की कुंडली में मंगल सप्तम में हो और शनि लग्न में हो, ये चल जाएगा। या दूसरे की कुंडली में मंगल और शनि दोनों सप्तम में हो, दोनों लग्न में हो, तो चल जाएगा। दशम में दोनों नहीं चलेगा दूसरे की कुंडली, तो सप्तम और लग्न में चल जाएगा। ये अंतर आ सकता है। या मंगल सप्तम में नहीं तो मंगल लग्न में आ जाए, शनि सप्तम में आ जाए, तो भी चल जाएगा। तो ये जो युतियां हैं ग्रहों की, ये है ग्रह मिलान। शुक्र से 2 युति बताया है मैंने, शुक्र चंद्र की, शुक्र मंगल की, और फिर एक और भी है शुक्र के साथ चंद्र और सूर्य दोनों, और मंगल के साथ तो शुक्र भी बता दिया, चंद्र भी बता दिया, गुरु और शनि भी बता दिया। तो यही युतियां जो है ये थोड़ा अच्छी नहीं होती है। शेष इसके बाद फिर भाव मिलान की बात आती है। गुरुजी, एक छोटा सवाल ये था गुरुजी कि जैसे ग्रह मिलान में आपने 2 चीजें बताई, जो कल बताया था पूजादि दोष का परिहार, मंगल और अन्य पाप ग्रहों का, मंगल का तो परिहार हो जाए या अन्य पाप ग्रहों की बैलेंसिंग हो जाए 25% से रेंज में। तो गुरुजी अगर वो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इन युतियों का बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, सारी युतियों का, क्योंकि गुरुजी इसमें सारे कारक ग्रह आ गए हैं, मंगल के साथ शुक्र भी आ गया, शुक्र के साथ चंद्रमा आ गया, गुरु आ गया, शनि आ गया। एक कुंडली में तो एक ही 2 युति मिलेगी ना, सारी युतियां तो मिल नहीं जाएंगी एक कुंडली में। हाँ जी गुरुजी, तो उन युतियों को भी देखना होगा हमें गुरुजी। देखना होगा। ये जो ग्रह मिलान बताया है, जी गुरुजी, ये युति जो मैंने बताई है, चंद्र मंगल, शुक्र चंद्र, मंगल गुरु, मंगल शनि, जी ये जैसी एक कुंडली में है वैसी दूसरे कुंडली में देखना होगा। जैसे गुरुजी अगर मांगलिक भाव में शनि का बैलेंसिंग हमने देख लिया कि 25% के रेंज में बैलेंस हो रहे हैं दोष, लेकिन अब मान लीजिए कि शनि शुक्र को, या फिर गुरुजी शनि आपने कहा मंगल को प्रभावित कर रहे हैं अपनी युति से, वो बैलेंसिंग हम नहीं कर पाए। देखिए क्या है, ये जो युति है, जी इस युति के मामले में वो जो बैलेंसिंग मैंने बताई थी जी वो यहाँ पर काम नहीं करेगी कि एक की कुंडली में मंगल और शुक्र स्थित हो सप्तम भाव में, और जी दूसरे की कुंडली में राहु और शुक्र बैठे हो सप्तम भाव में, जी तो आप सोचें कि ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं। ये जो युतियां आज मैंने बताई हैं आपको, 4-5 युति, जी इनको आप बैलेंस मत कीजिएगा, इनको सेम सही भाव वैसा में ही जी। चाहिए। और एक गुरुजी कंफ्यूजन था, कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर भाव ना मिले तो अगर सेम राशि में अगर ये युति मिल गई, जैसे हाँ, सिंह राशि मान ये ठीक पढ़ा आपने। अगर जी भाव ना मिले जी तो फिर उसी राशि में
ये युति हो तो जी आप ऐसा कह सकते हैं कि 60%, 70% ठीक है, चल जाएगा, जी जी है ना? जी तो जी ये आप कह सकते हैं कि जी 60-70% चल जाएगा। जी, धन्यवाद। अब भाव मिलान, भाव मिलान में देखिए, एक तो मैंने मंगल के बारे में कहा था। अब मंगल को हम यहाँ छोड़ देते हैं कि चलो कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन दूसरे जो क्रूर ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनके बारे में भी आपको देखना होगा। जो मैंने ग्रहों का बैलेंसिंग बताया है वो यहां पर देखना होगा आपको। एक की कुंडली में यदि राहु केतु अक्ष है तो लग्न सप्तम में, तो दूसरे की कुंडली में भी राहु केतु या केतु राहु होने चाहिए, या राहु की जगह शनि हो या सूर्य हो, यानी कि किसी न किसी तरह बैलेंस होना चाहिए। अब ये बुरे ग्रहों की बात मैं भी कर रहा हूं, शनि, राहु, केतु, सूर्य की, क्योंकि कुंडली में बहुत कुछ देखना होता है। कुंडली मिलान इतना आसान नहीं होता है। कहने के लिए लोग तुरंत देख करके दे देते हैं कि चलो हमें तो फीस मिल गई है और अब उनका जो होना होगा सो होगा, वही है वही जो राम रचि राखा। तो फिर आपका कर्तव्य कहाँ गया? आपने फीस जो लिया है तो वो धर्म कहाँ गया आपका? तो अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। तो फिर जो दूसरे ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनका भी बैलेंसिंग देखना चाहिए कि अगर एक की कुंडली है, सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। अब चतुर्थ भाव में यदि शत्रु राशि में है सूर्य, तो सीधी सी बात है कि सूर्य तो कमजोर हो जाता है क्योंकि शत्रु राशि में है। दूसरी बात, यहाँ दिग्बल शून्य हो जाता है। तीसरी बात, चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा घर परिवार का सुख देखा जाता है, तो पारिवारिक सुख में कमी कर रहा है। तो उसकी जगह में शनि, राहु, केतु, किसी के भी द्वारा आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप देख लेंगे तो फिर बहुत कुछ मतलब आप देख चुके हैं। तो ये भी देखना होगा। भाव मिलान इसी को कहते हैं कि जो ग्रह जहां बैठा, अब किसी के, ये तो हुई क्रूर ग्रहों की बात, शुभ ग्रहों की बात भी है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा लग्न में है और दूसरे की कुंडली में भी चंद्रमा लग्न में हो तो मैचिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। अब दूसरे की कुंडली में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में चला गया, आपका लग्न में है, तो एक तो अष्टम भाव बुरा है, फिर ये सगाष्टक का संबंध है। इसी तरह बुध, प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको देखना चाहिए। वैसे जो सौम्य ग्रह हैं वो ज्यादा हानि नहीं करते हैं, जो क्रूर ग्रह हैं वो हानि करते हैं। तो कुंडली में पहले क्या देखना है? विवाह होगा या नहीं, पहली क्लास में मैंने आपको बताया। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था विवाह तो होगा किंतु अत्यधिक विलंब से। तो अगर अत्यधिक विलंब है, इसका अर्थ है कि क्रूर ग्रहों के द्वारा सप्तम, सप्तमेश, शुक्र ये पीड़ित हैं, तभी तो विवाह विलंब से होगा। और जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं वही ग्रह संबंध विच्छेद भी देते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था।
तो अगर ऐसे बुरे योग कुंडली में उपस्थित हैं, तब फिर आपको हर चीज देखनी होगी। भाई कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब इनका कुछ दिनों बाद शरीर में सूजन आ जाती है बार बार। तो डॉक्टर केवल आपका क्रिएटिनिन चेक नहीं करेगा कि देख लिया, क्रिएटिनिन चेक कर लिया, क्रिएटिनिन ठीक है, फिर बहुत कुछ चीजें देखेगा। वो लीवर को भी देखेगा, हो सकता है ईसीजी टेस्ट भी करवाए हार्ट का। तो जो व्यक्ति बीमार है उसके बारे में बहुत कुछ चेकअप करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है और उसने कहा कि डॉक्टर साहब सूजन आ गई है, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, कोई ब्लड टेस्ट एक करवा लिया और दवाई लिख के दे देते हैं। उससे पूछते हैं कि भाई और क्या क्या हुआ, कब हुआ, उसने बताया कि नहीं और कुछ भी नहीं है दिक्कत और पहले भी कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर समझ जाते हैं छोटी मोटी कोई समस्या है तो वो दवाई लिख के दे देते हैं। तो बस वही स्थिति यहाँ पर है कि यदि कुंडली में विलंब का योग है या तलाक का योग है तो फिर आपको हर छोटी छोटी चीज देखनी पड़ेगी। तो ये भाव के बारे में, भाव मिलान के बारे में अभी मैंने ये बताया कि ग्रहों की बैलेंसिंग से देखना है आपको। अब आगे चलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये कुंडली मिलान के लिए भी है और एक प्रश्न पूछा गया था किसके द्वारा, सिद्धार्थ जी ने पूछा था या किसी और ने, कि हम ये कैसे पता लगाएं, किसी ने पूछा है कि हम इससे लव करते हैं तो क्या हमारी शादी इसी से होगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो उनकी लग्न कुंडली से सप्तम भाव सप्तमेश को देखिए, इसको लग्न बना लीजिए तो उनका स्वभाव और उनके कैरियर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बताई जा सकती हैं। तो अगर मैच करता है तो फिर सोचा जा सकता है कि हाँ हो सकता है कि उसी से विवाह हो। दूसरा, दोनों का विवाह का समय देख लीजिए। अगर दोनों के विवाह का समय लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर से, तो भी कहा जा सकता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर केवल संभावना है, क्योंकि स्वभाव या कैरियर तो बहुत सारे लोगों से भी मिल सकता है। इसी तरह विवाह का जो समय है वो भी बहुत सारे लोगों का वो हो सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, अब आज उसी क्रम में ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये कुंडली मिलान के लिए भी है और ये जानने के लिए भी है क्या क्या हमारा विवाह इससे हो सकता है। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको लिखने होंगे अपनी डायरी में। तो कल जब वीडियो मिल जाएगा तो आप लिख लीजिएगा, अभी तो समझ लीजिए। पुरुष की कुंडली, इनका शुक्र जहां स्थित हो, यानी जिस राशि में स्थित हो, ठीक है, वो राशि स्त्री की कुंडली का की लग्न राशि बन जाए या
जन्म राशि बन जाए। चलिए यहां पर शुक्र स्थित कर देते हैं। शुक्र मिथुन राशि में है और ये मान लीजिए कि स्त्री की कुंडली है। बाबू कितने लोग हैं? तो इनकी कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र, क्योंकि पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो पत्नी का कारक होता है ना। और विवाह का कारक तो है ही सभी के लिए, दोनों के लिए, लेकिन पत्नी का कारक। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित है, वो राशि यदि इनकी लग्न राशि बन जाए या फिर चंद्र राशि बन जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहां स्थित हो जाए, तो ये चंद्र राशि बन गई, चंद्र लग्न बन गया। तो या तो मिथुन राशि इनकी लग्न राशि बन जाए या फिर चंद्र राशि बन जाए, तो ये मिलान बहुत अच्छा है। इनका जो वैवाहिक जीवन है सुखपूर्वक गुजरेगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये जोड़ी तो ऊपर से बन के आती, तो ऐसा होता है, मिल जाता है। अक्सर आप पति पत्नी की कुंडली उठाएंगे तो इस तरह की चीजें मिल जाती हैं आपको, जो मैं अब बता रहा हूं। तो अभी मैंने शुक्र के बारे में बताया। इसके बाद दूसरा, लग्न की राशि, सॉरी, लग्न नहीं, लग्नेश की राशि। लग्नेश मान लीजिए गुरु है और गुरु यहां बैठा है, तो ये राशि कहाँ, कौन सी, कर्क राशि में बैठा है। तो कर्क राशि यदि लग्न की राशि बन जाती है अथवा चंद्र राशि बन जाती है, तो यह भी बहुत अच्छा मिलान है। और ऐसा हो सकता है कि भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई हो, संभावित पत्नी हो सकती है ये। इसके अलावा फिर पुरुष की कुंडली में जो सप्तमेश है, सप्तमेश यहाँ कौन है, बुध है, कन्या राशि है। तो बुध की सप्तमेश की उच्च राशि अथवा नीच राशि कन्या की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि हो। बुध की तो उच्च राशि भी यही होती है, कन्या, और नीच राशि मीन है। तो इनकी जो लग्न है या तो कन्या हो या मीन हो, या फिर चंद्रमा कन्या में स्थित हो अथवा मीन में स्थित हो। अच्छा, ये बात जो है सप्तमेश की बात कर रहा हूं। लग्नेश की पहले मैंने बात की कि लग्नेश जहां स्थित है, जिस राशि में, वो राशि दूसरे की, यहां पर कन्या और पुरुष की बात नहीं है। पुरुष की बात केवल पहले वाले सूत्र में है, शुक्र के बारे में, कि यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित है, वो राशि कन्या की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि बन जाए। इसी तरह कन्या की कुंडली में मंगल
जिस राशि में स्थित है वो राशि पुरुष की कुंडली की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि बन जाए। पुरुष की कुंडली में शुक्र और कन्या की कुंडली में मंगल जिस राशि में स्थित है वो राशि दूसरे की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि बन जाए तो ये मिलान बहुत अच्छा होगा। दूसरा मैंने बताया लग्नेश जिस राशि में स्थित है वो राशि दूसरे की, अब यहां स्त्री पुरुष की बात नहीं है, दूसरे की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि बन जाए तो भी मिलान अच्छा है। एक की सप्तम सप्तमेश 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 यहाँ बुध है, इनका सप्तमेश शुक्र है तो शुक्र की उच्च राशि अथवा नीच राशि इनके लग्न की राशि अथवा चंद्र की राशि बन जाए तो यहाँ शुक्र सप्तमेश है, शुक्र की उच्च राशि कौन सी मीन जो इनके लग्न की राशि है तो ये बहुत अच्छा है। या फिर नीच राशि शुक्र की कौन सी कन्या है तो ये कन्या लग्न हो जाए तो भी अच्छा है। अच्छा इसके अलावा सप्तमेश नवांश नवांश कुंडली को भी देख लीजिए। नवांश कुंडली की जो लग्न राशि है वो दूसरे की लग्न कुंडली के लग्न की राशि बन जाए अथवा चंद्र राशि बन जाए। एक की नवांश कुंडली की लग्न राशि दूसरे की जन्म कुंडली लग्न कुंडली के लग्न की राशि अथवा चंद्रमा की राशि बन जाए तब भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा फिर भाग्य ये जो त्रिकोण होते हैं ना लग्न पंचम नवम ये सबसे शुभ भाव होते हैं त्रिकोण, इन सभी का संबंध भाग्य से है तो यदि एक का त्रिकोणेश कोई भी चाहे वो लग्नेश हो या पंचमेश हो या नवमेश मंगल हो, ये नवमेश मंगल हम मान लेते हैं कि नवमेश मंगल यहां बैठा है मकर राशि में, ठीक है। अब यहां से त्रिकोण की राशि कौन सी है, यहां से त्रिकोण की राशि एक तो ये हो गई, दूसरी पंचम राशि ये हो गई वृषभ और तीसरी कन्या राशि हो गई त्रिकोण की। यहां से ये नवम है, यहां से ये पंचम है और ये तो पहला ही है तो 2 6 10 ये राशियां दूसरे की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि बन जाए या नवांश लग्न बन जाए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र और मंगल का तो मैंने बता ही दिया है आपको कि पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि में हो वो स्त्री की कुंडली में लग्न अथवा चंद्र की राशि हो और स्त्री की कुंडली में मंगल जिस राशि में हो उस राशि में पुरुष की कुंडली उसे लग्न राशि बन जाए वो राशि या चंद्र राशि बन जाए तो ये बहुत अच्छा मिलान होता है। अच्छा इसके अलावा एक चीज और भी है, लग्न से सप्तम की राशि तो मैंने बताया ही है कि सप्तम की राशि उसकी लग्न राशि या चंद्र राशि बन जाए। अब एक बात और भी है कि चंद्रमा अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर स्थित है
तो चंद्रमा से सप्तम की राशि, लग्न से सप्तम की राशि तो बता चुका हूं, चंद्रमा से भी सप्तम की राशि, क्योंकि चंद्रमा लग्न स्वरूप है, तो चंद्रमा से भी सप्तम की राशि दूसरे की लग्न राशि चंद्र राशि बन जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये जितने सूत्र मैंने बताए हैं, अगर ये मिल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका विवाह उससे हो जाए। यहां पर भी संभावना ही है। अब थोड़ा ये संभावना प्रबल हो गई है इन सूत्रों से, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो भी हम कह सकते हैं, बहुत गहराई में और कैलकुलेशन में जाना होगा, और इतना गहराई और कैलकुलेशन में कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जाता है। इतना आसान नहीं है वो पता लगा पाना। तो उसमें समय लगता है, और इतना समय कोई नहीं दे सकता है। अभी कुंडली मिलान में ही 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यदि आप अच्छी तरह देखेंगे तो 3 घंटे से कम का समय नहीं लगेगा। इसके बाद फिर उनको बताएंगे तो बताने में ही आधा घंटे पौन घंटे लग जाता है। कुछ लोग फोन पर चाट लेते हैं बहुत ज्यादा, और हम उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट हैं। तो हमें हमेशा नम्र ही रहना है उनके प्रति। तो एक कुंडली में 3-4 घंटे का समय लगता है। कितनी फीस आप ले लेंगे? हाँ, ठीक है कि आपकी भाग्य बड़ी जबरदस्त है तो आप फीस अच्छी ले सकते हो, है ना। तो ये कुंडली मिलान का ये जो तरीका है, इस तरह से आपको कुंडली मिलान करना है। केवल गुण देख कर करके कुंडली मिलान बिल्कुल नहीं करना है। लग्न मिलान भी करना है, और ये गुण मिलान तो करना ही है। और गुण मिलान में मैंने 2 प्रमुख बातें कही हैं, एक तो नाड़ी और दूसरा ग्रह मैत्री। नाड़ी के लिए यदि नाड़ी सेम है तो ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिए, अलग अलग होना चाहिए, और ग्रह मैत्री भी ठीक होना चाहिए। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, फिर से 3 को देख लीजिए। यदि ये 3 अच्छे मिल रहे, तो अगर गुण नहीं भी मिल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि ये 3 75% हो गया और ये केवल 25% हुआ। तो जब 75% मिल रहा है तो फिर 25% निर्णय नहीं दे सकता है। तो इसलिए इन 3 पर विशेष ध्यान देना है आपको। और अंतिम का ये जो मैंने भाव मिलान बताया है अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा होता है, जो ये सूत्र मैंने बताए हैं, पति पत्नी। अब आप लोग ऐसा कीजिए, ये जो कुछ मैंने बताया है कल वीडियो से आप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। इसके बाद 3-4 जोड़े लीजिए आप, जिनका वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा चल रहा हो और विवाह को बहुत समय गुजर चुका हो। ऐसा नहीं कि अभी विवाह 2 साल पहले हुआ है और उनकी कुंडली आप ले लें। तो जिनके विवाह को समय हो गया हो 15 साल 20 साल और अभी भी ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, वैसे तो लड़ाई झगड़े तो होते ही होते हैं। तो कम से कम 3-4-5 जोड़े की कुंडली आप लोग इकट्ठा कीजिए और उस पर प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके अंदर घुस जाएंगी बातें, फिर वो भूलेंगी नहीं, है ना। तो ये 3 चीजों, और ये जो ग्रह मिलान के बारे में जो मैंने युतियां बताई हैं और किन भावों की बात की है मैंने, ये ध्यान में रखिएगा। लग्न द्वितीय द्वादश ऊपर के 3 भाव, और चतुर्थ सप्तम अष्टम ये 3 भाव जहां मांगलिक रूप था।
यहाँ की बात मैंने की है, और उसमें भी खास करके लग्न और सप्तम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रह मिलान में जो ग्रह युति बताई है मैंने 5-6, उस पर विशेष ध्यान देना है ना। तो अगर आपने ये देख लिया कि अच्छा है, और ये भाव मिलान के जो सूत्र भी अंत में बताया कि अच्छा है, और लग्न मिलान भी ठीक हो रहा है, तो मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरेगा ही गुजरेगा, अगर आपने ध्यान दिया अच्छी तरह से तो। इसके अलावा शुरुआत में मैंने बताया कि दोनों की आयु देख लीजिए, दोनों का पंचम पंचमेश और कारक, संतान का कारक गुरु को देख लीजिए, और कहीं जेल योग तो नहीं है, कोई बड़े एक्सीडेंट की संभावना तो नहीं, ये चीजें भी साथ में देख लीजिए। तो फिर आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अपेक्षाकृत बहुत अच्छा होगा। अब 100% तो किसी का अच्छा नहीं होता है। आज शादी होती है, बड़ा प्यार होता है, साल भर बाद फिर वो कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर 55-60 साल के बाद फिर बढ़ना शुरू होता है ना। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम विवाह कब होगा इस संबंध में बात करेंगे। 2-4 कुंडलियां लेकर आएंगे, कोई ढूंढेंगे, मुझे ढूंढना पड़ता है, तो वो हम लेकर आएंगे और देखेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि विवाह कब होगा, और उसमें गोचर भी हम देखेंगे। गोचर का भी उसमें महत्व है, खास करके विवाह और संतान के मामले में गोचर जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ अब किसी के पास में प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप गुरुजी, एक प्रश्न था। जैसे गुरुजी पिछले क्लास में आपने बताया कि मान लिया जाए कि सूर्य मांगलिक भावों में किसी का नीच बैठा हुआ है, अब हमें देखना है कि दूसरे की कुंडली में भी सूर्य उसी तरह से पीड़ा दे 25% के रेंज में, जो स्कोर आपने बताया था। लेकिन भाव मेलापक में अब ये भी देखना है कि अगर उसका सूर्य चौथे भाव को पीड़ित कर रहा है, तो इसका भी भाव, चौथा भाव, उतना ही समान रूप से किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित होना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पर है, अकेला मंगल है, ठीक है, और ये मंगल जो है हम मान लेते हैं कि उच्च राशि में है, ठीक है। मंगल की उच्च राशि जो है वो मकर राशि होती है जी। तो, और जो मकर राशि है वो सूर्य के लिए शत्रु राशि है। जी। तो अगर यहाँ सूर्य बैठेगा, मंगल नहीं है, दूसरे की कुंडली, एक की कुंडली में मंगल है लेकिन दूसरे की कुंडली में सूर्य है या राहु है या शनि है। जी। अब मंगल तो उच्च होगा नहीं तो शनि की तो स्वराशि हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जी। तो कोई भी ग्रह, मंगल की जगह कोई भी ग्रह हो सकता है, बशर्ते कि बैलेंस हो रहा हो। जी, परसेंटेज में भी और भाव में भी। हाँ, भाव और परसेंट दोनों में बैलेंस हो रहा हो जी। जी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ या शनि के साथ यहाँ स्थित है, तो फिर ऐसा ही दूसरे की कुंडली में होना चाहिए, है ना। ये 4-5-6 युति मैंने बताई है, इनको आप अलग कर लीजिए। उस युति में आप जी जी इसके अलावा आप बैलेंसिंग करके और मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ कर सकते हैं। तो एक तो बैलेंसिंग हो रहा हो और दूसरा एक कुंडली मिलान अच्छा हो, है ना। अच्छा। जी। हाँ, फिर और इसके अलावा फिर विवाह जब आप बता रहे हैं तो उस विवाह के बाद दोनों की
दशाएं देखना ना भूलें कि पता लगा आज विवाह हो गया और 6 महीने बाद दशा बदल रही है और बहुत बहुत बुरे ग्रह की दशा आ रही है। तो ये चीजें भी आपको देखनी होंगी, है ना? जी गुरु जी। हाँ जी। और जो युति में आपने राशि का गुरु जी एक रिलैक्सेशन दिया कि भाव नहीं तो राशि सही, वो मंगल दोष के लिए नहीं देखना है। मंगल दोष में तो केवल भाव ही देखना है। हाँ, मंगल दोष में नहीं, मंगल में जी राशि नहीं देखना है, मंगल में तो जी भाव जी ही देखना होगा, क्योंकि जी जो मांगलिक दोष है उसका जो आधार है वो भाव है। भाव। जी हाँ जी जी धन्यवाद। गुरु जी एक प्रश्न था मेरा, जी ये जो विवाह के संबंध में जो भी आपने बताया, मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कोई सीरियस बिजनेस करना चाहता है, इसमें से कितना चीज हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब वो भी एक लॉन्ग टर्म और कोई सीरियस कोई काम करना चाहता है, पता ये दोनों विश्वास करते हो, माने दो या दो से ज्यादा विश्वास करते देखिए, हो। ऐसा है, बिजनेस यानी कि बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों का भाव सप्तम भाव है, तो दोनों के लिए सप्तम और सप्तमेश को देखना आवश्यक है। लेकिन कारक की जब बात आएगी तो विवाह के लिए शुक्र होगा और बिजनेस पार्टनर के लिए बुध होगा, कारक बदल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सप्तम भाव पीड़ित है अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा और सप्तमेश भी पीड़ित हो गया और कारक शुक्र भी पीड़ित हो गया, तो समझ में आ गया ये विवाह के मामले में अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सप्तम सप्तमेश तो पीड़ित है, लेकिन बुध बहुत बलवान है और अच्छे भाव में बैठा, तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सप्तम सप्तमेश पीड़ित है। सामान्य रूप से संबंध चलेगा, लेकिन जब किसी बुरे ग्रह की अंतरदशा आएगी, जैसे सप्तम सप्तमेश की अंतरदशा हो जो पीड़ित है, तो उसकी दशा में पार्टनरशिप टूट सकती है। हाँ, यदि सप्तम भाव में गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या पक्ष बली चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या अकेला बैठे हुए बुध की दृष्टि पड़ जाए, बलवान बुध, तो फिर ऐसा आप सोच सकते हैं कि बिजनेस हम पार्टनरशिप में कर सकते हैं, है ना? तो क्या गुरुजी पार्टनर्स का लग्न और राशि मैच देखनी चाहिए जो पार्टनर के साथ हम जा रहे हैं बिजनेस के लिए? हाँ, उसके लिए क्या? माने लग्न और राशि मैत्री गुरुजी, स्वभाव के लिए राशि और स्वभाव के लिए तो देखिए, स्वभाव के लिए तो ऐसा है कि आप उनकी कुंडली देखिए, है ना? जी जी आपका लग्न देखिए और उनका लग्न देखिए, जी आपकी चंद्र राशि देखिए और उनकी चंद्र राशि देखिए, आपका जी सप्तम भाव और उनका सप्तम भाव देखिए, है ना? फिर आपका द्वितीय भाव और एकादश भाव जहां से धन आएगा वो देखिए और उनका भी देखिए। इसके अलावा आपकी आने वाली दशाएं अंतरदशाएं और उनकी दशाएं और अंतरदशाएं देखिए, क्योंकि स्वभाव देखिए मिलना चाहिए। अपोजिट स्वभाव यदि होगा तो कहां से चलेगा? पति पत्नी तो जी फिर भी चला लेते हैं समझौता करके, लेकिन एक गैर व्यक्ति नहीं चला सकता है। तो इसलिए स्वभाव दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो लग्न और चंद्रमा, ये दोनों, चंद्रमा मन का कारक है, तो लग्न और चंद्र दोनों को देखना है, द्वितीय भाव एकादश भाव को देखना है,
सप्तम भाव को देखना है और फिर दशाओं को देखना है। ठीक है जी। और किसी का गुरुजी, एक और था, आपने जो सूत्रें बताई हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, इसमें कितना अप्लाई हो पाता है? मतलब जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो ये वास्तविकता में कितना हो पाता है? कोई मिल पाता है ऐसा कुंडलियां जो इतना मिल सकता है, मिलता हो? या जैसे आपने बताया कोई 1 साल तक आपने मना करते, 4 कुंडलियां शायद आपने मना की थी, आपने को एक को बताया। मैंने 6 कुंडलियां मना की थी, दूसरे को जी। 4 मना की थी। अच्छा। देखिए क्या है, ये कब होता है ऐसा? ये तब होता है जब एक की कुंडली बहुत बुरी हो, है ना। जैसे मैंने बताया, शुक्र सूर्य चंद्र एक साथ सप्तम भाव में बैठे हो, लग्न में बैठे हो, या कहीं भी हो, तो दूसरे की कुंडली में वो युति मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। अन्य दूसरे योग भी अच्छे नहीं है। तो जब कुंडली बहुत बुरी हो तो विवाह में विलंब भी बहुत होता है, और इसी वजह से कोई मैचिंग नहीं मिल पाती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लड़का है, वो अब तो 36 वर्ष का हो गया, ये पिछले वर्ष की बात थी, अब तो 35 वर्ष का था, 36 वर्ष का हो गया। मैंने उसको कहा था कि आपकी शादी अभी होना नहीं है। उनका लव वगैरह न जाने कितने लव रह चुके हैं उनके साथ, तो उनके पास में लड़कियों की कमी नहीं है। तो अब वो शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक तो होगी नहीं, आप जबरदस्ती कोई करे भी लेंगे तो 2028 के पहले आपका विवाह निश्चित रूप से टूट जाएगा, 100%। अब वो उनके माता पिता मुंबई से यहाँ मेरे पास 2 बार आ भी चुके हैं। तो मुझसे उपाय के मामले में तो मैं सीधा बोलता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो भाग्य को बदल सके, संभव ही नहीं। आज तक उनका विवाह अभी नहीं हुआ है, कोई बातचीत कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि लव कई लोगों के साथ में है। तो मिलती हैं कुंडलियां, ऐसी मिल जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो लास्ट वाले जो मैंने सूत्र बताए थे, अगर उस व्यक्ति का आप देखेंगे कि उसका विवाह कब होना निश्चित है, तो जब उसका विवाह होना निश्चित है उसके पहले कुंडली मिल जाएगी। और यदि किसी का विवाह 2028 में होना है, आप 2022 से प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए, कुंडली मिलेगी ही नहीं। और जब अगर 2028 में लिखा हुआ है तो आपको उसके पहले कुंडली मिल जाएगी। तो जिनकी भाग्य में विवाह जल्दी लिखा होता है, समय मान लीजिए कि भले ही उनकी उम्र 40 वर्ष हो गई हो, अब मेरे पास तो अभी आए हैं और मैं देख रहा हूं कि विवाह अगले वर्ष है, तो उसके पहले की अंतर और प्रत्यंतर दशाएं देखिए। वो अंतर और प्रत्यंतर दशाएं जब आएंगी तो कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिससे शादी हो सके। तो ऐसा जो आपने पूछा है, 100% तो कभी कुछ होता ही नहीं है जीवन में, जी। लेकिन 70% मिल गया, 75% मिल गया तो अच्छा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिवोर्स का योग तो नहीं है, या हत्या, आत्महत्या, आयु कम तो नहीं है। तो ये चीजें हमें देखनी होती। तो 100% तो कभी नहीं होता है, लेकिन
अधिकांश तौर पर मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलती हैं कुछ कुंडलियां, तो उनके लिए हम मना करते हैं। फिर ऐसे लोग हमारे पास दोबारा आते भी नहीं हैं, तो ना आए। मैं पैसे के लिए बुरा काम नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, तो ना आए। तो जी मिल जाता है। ये सब भाग्य की बातें हैं, देखिए, है ना, ये सब भाग्य की बातें हैं। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, बस अगली क्लास इंपॉर्टेंट होगी गुरुजी की कौन से सूत्र हैं कि शादी हो ही जाएगी इस पीरियड में। हाँ हाँ, लग्न, चंद्र लग्न, नवांश लग्न, इन तीनों में जो राशि है वो राशि दूसरे की कुंडली में लग्न, चंद्र अथवा सप्तम की राशि होनी चाहिए। ये एक लाइन में अब तक जो बताया वो बता दिया। और शेष जो ये इस वीडियो को कल आप जो मैंने सूत्र बताए हैं ये सब नोट करने वाली चीजें हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल कीजिए। तब वो इसीलिए तो मैं जो आपने कहा ना कि 100% क्या मिल जाता है, तो आप प्रैक्टिकल कीजिए। 4-5 जोड़े मैंने कहा है कि 4-5 जोड़ों की आप कुंडली इकट्ठा कीजिए और उस पर प्रैक्टिकल कीजिए। तो उस पर फिर मांगलिक दोष भी देखना है, नॉन मांगलिक भी देखना है, और ये जो मैंने बताया है ये सब भी अप्लाई कीजिए। और रिजल्ट क्या निकला वो अपनी डायरी में लिखिए, उससे आपका अनुभव बढ़ेगा। प्रैक्टिकल से ही अनुभव बढ़ेगा। मेरे बता देने मात्र से अभी जाएंगे आप और फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर में। मैं भूल जाता हूं, कोई भी आदमी, हर आदमी भूल जाता है। जो कल पढ़ा वो आज भूल गया। तो प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है वर्षों से कुंडली देखने की। और जब कुंडली देखना होता है, कहीं दिक्कत आज भी आती है ना, तो मैं फिर पुस्तकें ढूंढता हूँ, कहाँ देखा था, याद करता हूँ, घंटों याद करता हूँ, लिखा तो है नहीं कहीं मैंने, आप वो गलती मत कीजिएगा। तो फिर याद करता हूँ कहाँ लिखा था, क्या लिखा था, ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, बाकी की तरह सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत है। अब आप लोगों को भी 2-2 घंटे ऐसे बताता हूं मैं, हफ्ते में 2 दिन, जो भूला रहता है वो भी याद हो जाता है। अचानक कोई बातें याद आती हैं वो भी बता देता हूं। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उसी से सीख पाएंगे। आपका अनुभव ही आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। तो और तो किसी का प्रश्न नहीं है? चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम।